प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के सिलसिले में अपना चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर रही है। 2 जनवरी को ये डिमांड जो हैं वो रखी जाएंगी इस मुज़ाकराती कमेटी के सामने। लेकिन साथ ही साथ ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के कुछ बयानात से कि शायद उन्हें ज़्यादा तवक्को नहीं है कि इन मुज़ाकरात से उन्हें कुछ मिलेगा। और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगा रही है। 152 अरब रुपए की करप्शन का वाइट पेपर जारी किया है अताउल्लाह तारड़ साहब ने, और एहतसाब का मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है इसका एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये फंड जो हैं वो धरनों पर और एहतजाज पर खर्च किए हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो खुशगवार नहीं हो पा रहे, क्योंकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी चल रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात भी चल रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब के बयानात भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये दावा करते हैं, कुछ सोर्सेज ये दावा करते हैं कि इस मुज़ाकराती कमेटी का एक ही टास्क है कि किसी तरह से जनवरी गुजारना है, क्योंकि जनवरी का महीना कुछ वजूहात की बिना पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी को किसी तरह से लिंगर ऑन करना है मुज़ाकरात के बहाने, और फिर मामले को फरवरी में लेकर जाना है और फिर देखेंगे क्या होना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जनवरी, और क्यों फरवरी का इंतजार किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। सर, एक तो ये सबसे पहले सिविल नाफरमानी के बारे में बता दीजिए। आप ही के पार्टी के कुछ लोग कन्फ्यूजन दे रहे हैं, ये फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी अभी तो सिविल नाफरमानी की तहरीक बाकायदा तौर पर शुरू नहीं की गई या इसकी कॉल नहीं दी गई। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक PTA की कॉल है या नहीं है, अभी स्टेटस क्या है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब। आपने जो अहाता किया है मुज़ाकरात का, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आपका सवाल अहम है, उस पर पहले जवाब देता हूँ, फिर उस मुज़ाकरात वाले इशू पे आते हैं। जो रेमिटेंसेस का एक पोर्शन है सिविल नाफरमानी का, उसका हुक्म खान साहब ने दे दिया हुआ है। अच्छा। और उस पर अमल हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि इसको कॉल ऑफ करने का या मुअत्तल करने का या मुलतवी करने का उसका इख्तियार भी जनाब इमरान खान साहब को है। उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई हुक्म नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये कॉल ऑन है, ऑफ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि क्या ये ऑफ हो सकती है या मुलतवी हो सकती है, वो एक सूरत में हो सकती है कि जब इमरान खान साहब ये देखें कि अब मुज़ाकरात से कोई रिजल्ट निकल रहा है या हुकूमत संजीदा है या वाकई जो हमारे मुतालबात हैं उस पर संजीदगी से अमल होना शुरू हुआ है। जब तक वो नहीं होगा, खान साहब ही इसको कॉल ऑफ करेंगे। तो हमारी जमात की तरफ से अगर किसी ने भी ये कहा है कि कॉल ऑफ है या नहीं है, तो वो हकीकत से दूर होगा, को अभी पूरी तरह उस चीज की समझ ना हो। सर, लेकिन ये आम किसी वर्कर ने नहीं कहा। आपके MNA शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो हमारी पार्टी की तरफ से बाकायदा कॉल नहीं दी गई है रेमिटेंसेस को रोकने की। नहीं, मेरे ख्याल में हो सकता है उनको समझ में थोड़ी सी गलती हुई हो। बहरहाल जो हकीकत है, जो पोजीशन है, पार्टी पोजीशन आपके सामने मैंने रख दी है। दूसरी चीज ये है कि जो आपने मुज़ाकरात की बात की है कि किसी तरीके से फरवरी में गुजारना है, या देखिए इसका भी इम्कान है, उसको आप बईदस क़यास नहीं समझ सकते। लेकिन इस वक्त जब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, उसकी अभी तक सिर्फ एक बैठक हुई है, दूसरी अभी कुछ दिन बाद 2 तारीख को होनी है। हालांकि मैंने मुतअद्दिद प्रोग्रामों में इसका जिक्र किया है कि मेरे ख्याल में ये 9 दिन का गैप बहुत ज्यादा था। आपको तो 9 घंटे का गैप भी नहीं डालना चाहिए। आपको तो दिन में 2 बार बैठक करनी चाहिए, अगर इस नतीजे मुज़ाकरात से कोई नतीजा आपने निकालना है तो देखते हैं। बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपकी बात इस हद तक दुरुस्त जरूर है कि खान साहब को देखते हैं कि उनको इससे क्या रिजल्ट मिलता है। मैं बदगुमानी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन हुकूमत की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, खासकर जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आए, वो भी बड़ा नेगेटिव उसका इम्पैक्ट आया है। फिर आज आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की बात की है कि उन्होंने कोई व्हाइट पेपर निकाला है, तो मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। वो हमें सर, मैं व्हाइट पेपर पे आता हूँ, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अभी मुज़ाकराती कमेटी के कुछ लोग मिले हैं, कुछ और लोगों से भी इमरान खान की मुलाकात हुई है। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब बिल्कुल इन मुज़ाकरात से होपफुल नहीं लगते। अगरचे जाहिर है वो पब्लिकली ऐसा बयान नहीं दे रहे, या आप लोग भी नहीं दे रहे, लेकिन कितनी उम्मीदें हैं इन मुज़ाकरात से? क्योंकि खबरें ये हैं कि हुकूमत बहरहाल अभी 10 दिन का टाइम दिया, फिर शायद 2 तारीख को कहे कि 10 दिन और दे दें, फिर आपके मामला पर गौर करते हैं। आप कह रहे हैं कि 9 घंटे या 10 घंटे भी ज्यादा है। मेरे ख्याल में शायद ज्यादा गैप फिर मजीद ना हो।
ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी हो सकता है कि अब ये 10 दिन पे मजीद ना जाएं। ये कहना कि खान साहब को उम्मीद नहीं है, कोई अंदर गया है आके बात की है, मैं समझता हूँ ये गैर जिम्मेदारी वाली बात है कि अंदर आके अगर आपको खान साहब ने किसी चीज का हुक्म नहीं दिया और अपनी तरफ से आप जो है अफलातून बन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा और गैर सियासी लोगों को इस तरह की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। चाहे किसी को मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, जब इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी है और उसको एक टास्क दे दिया है और उसके तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, उसमें सीनियर तरीन लोग मौजूद हैं, साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब और जनाब उमर यूब साहब सीनियर लोग हैं, हमारे कुछ सीनियर एलाइज नासिर अब्बास साहब हैं, हामिद साहब खुद हैं उसमें, हामिद खान साहब की भी इसमें नाम है, साहबजादा हामिद रजा भी हैं। तब इन लोगों का काम है इस पे वो पार्टी पोजीशन मौकिफ जो है या कोई नई बात सामने रखें। अंदर जाके मैं खान साहब को कोई देखूं अपनी तरफ से भी बाहर आके चैंपियन बनने के लिए की बात करूं, गलत चीज है। इसका काम उसी को समझे। अगर साहबजादा हामिद रजा को टास्क दिया गया है कमेटी के मामलात पे प्रेस टॉक करने का, तो काम उनका बनता है। दूसरी चीज ये है, आपने मेरे से पूछा, मैं पुरुमीद हूँ, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, मैं पुरुमीद हूँ कि इन मुज़ाकरात से कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से तो 100% नेक नियति है, हुकूमत की तरफ से भी कुछ संजीदा लोग हैं और कुछ स्पॉयलर्स भी हैं जो एक्टिव हैं, जो इस तरह के काम करें, इस तरह के बयानात दे रहे हैं। देखते हैं 2 तारीख की तरफ सबकी नजरें हैं कि क्या। सर आप अली मोहम्मद खान साहब, आप पुरुमीद इसलिए हैं कि इंसान को कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए, या कोई जमीन पर भी कुछ ऐसी वजूहात है जिसकी बिना पर आप पुरुमीद हैं? दोनों बातें हैं। वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो आसमान वाली बात है कि अल्लाह ने कहा है कि कभी मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। जमीनी हक़ाइक़ ये है कि इस वक्त जो एक प्रेशर बड़ा है, बिल्ड हुआ है इंटरनेशनल सतह पे इस हुकूमत के खिलाफ, अवाम के अंदर जो गैज़ो गज़ब पाया जाता है, जो लोगों के अंदर एक नफरत पाई जाती है, जो इन चीजों पे आज सब खुल के बोल रहे हैं। आज आप किस किस के मुंह को, जबान को बंद करेंगे? आज बेशुमार लोग बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में आप एक मुंह बंद करते हैं, 10 मुंह पाकिस्तान से बाहर से खुल जाते हैं। तो आप देखें, अवाम से नहीं लड़ सकते और अवाम अपना फैसला कर चुकी है। अब इस मसले का हल किसी की जबाबंदी, किसी को जेल में डालना नहीं है, ये एक सियासी मसला है और इसका हल भी सियासी ही होना है। आप इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर, लेकिन क्या आप अली मोहम्मद खान साहब राना सनाउल्लाह साहब के ख्वाजा आसिफ के बयानात नहीं सुन रहे, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने एटमी धमाके किए थे तो प्रेशर को मुस्तरद कर दिया था, हमने शकील अफरीदी को मांगा गया था तो मुस्तरद कर दिया था, अब हम मांगेंगे कि हमारी वहाँ पर जो पाकिस्तान की बेटी जो है वो वहाँ कैद है उसको रिहा करें। तो आप ये बातें नहीं सुन रहे, क्या प्रेशर ले रही है हुकूमत? के दोनों इश्यूज में आप जिस तरह सर्दी को गर्मी से नहीं मिला सकते, या जिस तरह ईमानदारी की मिसाल देनी हो तो इमरान खान की तो बात कर सकते हैं। अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि नवाज शरीफ या जरदारी साहब की बात इसलिए नहीं कर सकते कि फौरी तौर पे फिर आपके सामने सरे महल और एवनफील्ड अकाउंट्स आ जाते हैं, एवनफील्ड के फ्लैट्स आ जाते हैं। तो आप ये दोनों चीजें कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक तरफ मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है जिस पे लोग आवाज उठा रहे हैं। एक आदमी है जो मुल्क का साबिक वजीर आजम है, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं है, 500 दिनों से आपने उसको जंदान में डाला हुआ है। इसको आप एटॉमिक पावर या न्यूक्लियर जो हमारे डेटोनेशंस थे, धमाके थे, उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उस वक्त जब धमाके हुए, पूरी कौम डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ, हमारे एटमी प्रोग्राम के साथ, डॉक्टर समद मुबारक मंद, इन लोगों के साथ खड़ी थी। आज पाकिस्तान में 1 लाख लोगों में से शायद 1000 लोग भी इनके साथ नहीं खड़े जो ये लोग कर रहे हैं। तो ये समझना कि जनाब उस वक्त आप पे प्रेशर आया, आपने इसलिए उसको सस्टेन किया कि कौम आपके साथ थी। इस वक्त आप इसलिए सस्टेन नहीं कर पा रहे कि आपके अपने घर वाले आपके साथ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त भी दोनों चीजों में फर्क है। इंसानी हकूक पे क्रिटिसिज्म हो रही है दुनिया की तरफ से, लेकिन जब हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस की बात आई, उसके खिलाफ इमरान खान भी बोले हैं, मैं भी बोला हूं। तहरीक इंसाफ पूरी एक जुबान होकर ये बात करती है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई सैंक्शन हमें कबूल नहीं है। ये सियासी मामला नहीं, ये मुल्क की सलामती का मामला है और उस पर पूरा पाकिस्तान एक जबान है। खुदारा अपनी आपकी जो छोटी सी सियासत है उसको मुल्क की सलामती से ना जोड़िए। जब मुल्क की सलामती की बात होगी पूरी कौम फिर खड़ी होगी एक जबान। लेकिन जब इमरान खान या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी या सीरान को जेल में डालना या मिलिट्री कोर्ट से सजाएं देना, उसकी बात होगी, उसमें कोई आपके साथ खड़ा नहीं। सही। अली मोहम्मद खान साहब, क्या है चार्टर ऑफ डिमांड जो तैयार हो रहा है, जो 2 जनवरी को हुकूमत के सामने रखा जाने वाला है? ये जो सबके सामने है,
वैसे तो उसमें 3-4 नुकात है। मेन असीरान की रिहाई है, जिसमें खान साहब भी शामिल हैं। तमाम असीरान की जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनकी रिहाई है, क्योंकि हुकूमत ने सियासी केसेस बनाए हैं। ये कोई जो है ये साइंस हमें ना पड़ा है कि जनाब ये तो बड़ा मेरिट पे फैसले हैं और ये अदालतों से आएंगे, सारा हमें पता है। सियासी केसेस हैं, इसका हल सियासी है। दूसरा, 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन की हमारी डिमांड है। मैं साथ में ये जरूर कहूंगा, मैं कमेटी के मेंबरान से भी इस पर रब्ता करूंगा, मैं इनके गोश गुजारी नुक्ता रखूंगा, और अगर कल परसों जब भी खान साहब से मेरी कोई मुलाकात हो जाती है तो मैं उनके सामने भी शायद रखूं, लेकिन कमेटी मेंबरान के सामने रखूंगा कि इसमें एक बुनियादी नुक्ता 8 फरवरी के इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, असदुल्ला खान साहब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, साबिक चीफ जस्टिस जनाब कादी फायज ईसा साहब के हुक्म पे ये इलेक्शन हुआ था। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती तो वो इंश्योर करे कि क्या सिर्फ इलेक्शन कराना जरूरी था या उसका साफ शफाफ होना भी जरूरी था? कादी साहब तो चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह मौजूद है, चीफ जस्टिस का ओहदा आज भी अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी आंखों के नीचे जब एक इलेक्शन हुआ तो क्या वो आजाद शफाफ हुआ? ये तो नहीं कह रहे कि हमें आप हमारे जो है बगैर जांच पड़ताल की सीटें देने, हम ये कह रहे हैं कि जांच पड़ताल कीजिए। तो जांच पड़ताल तो चल रही है सर, ट्राइब्यूनल्स में चल रही है, कोर्ट के लेवल पे वो ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं सर, वो ट्राइब्यूनल्स जो कानूनी तरीका है उसमें जांच पड़ताल तो हो रही है। अब फैसला पता नहीं कब आता है, लेकिन हो तो रही है। असद साहब, या वो बात कर रहे हैं, मुझे बचपन की बात याद है, हम छोटे से स्कूल में पढ़ते थे तो वो जिया साहब से कोई पूछते थे, मरहूम जियाउल हक साहब की अल्लाह मफरत फरमाए, उनसे पूछते थे कि वो आप तो आए थे कि इस्लामी निजाम लाना है, तो वो कहते थे उस पर पेशरफ्त जारी है। पेशरफ्त तो ये वो वाली पेशरफ्त है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ट्राइब्यूनल से, असदुल्ला खान, अगर आप ट्राइब्यूनल से नतीजे के इंतजार में हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप समझते हैं कि शायद कोई रिजल्ट हमें इस सदी में ना मिले। अगर इस इलेक्शन का कोई रिजल्ट किसी ने निकालना है, जुडिशल ऑडिट सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे होना चाहिए। उसमें भी बहुत से सवाल अब खड़े हो गए हैं। 10 महीने का वक्त गुजर गया है, पता नहीं बैलेट बक्सों के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। बहरहाल आखिरी उम्मीद फिर भी अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट में। मेरे ख्याल में चौथा नुक्ता ये बहुत जरूरी है, और तमाम बातों की एक बात कि मैं अडयाला जेल के बाहर भी ये बात की, हर प्रोग्राम में कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कर रहा हूँ, कि तमाम मसाइल की जो हल की जो कुंजी है, वो जादुई कुंजी, वो इमरान खान की रिहाई है। आप इमरान खान साहब को बिला मशरूत रिहा कीजिए, क्योंकि आपने सियासी केसेस बनाए हैं। द मोमेंट वो बाहर आते हैं, वो बनी गाला जाते हैं और एक आजाद सियासत दोबारा शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू होंगे। एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन आप हफ्ते 2 हफ्ते में देखेंगे चीजें नॉर्मल होना। सर आप कह रहे हैं कि गैर मशरूत रिहाई, आप ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आएंगे तो टेम्परेचर नीचे आने लगेगा। हुकूमत को खदशा है कि टेम्परेचर ऊपर जाने लगेगा। इमरान खान आएंगे, जल्द से जुलूस करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, जाहिर है उनकी आवाज़ जो होगी वो सबसे तवाना आवाज़ बन जाएगी मौजूदा हालात में पाकिस्तान में। तो अगर हुकूमत ये मांगती है आपसे कि भाई ठीक है, अगर आप रिहाई मांग रहे हैं तो फिर जवाब में आकर जरा खामोश बैठेंगे, आप हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या इमरान खान ऐसी कोई कमिटमेंट देंगे आपकी मुज़ाकराती कमेटी? इमरान खान को ये कहना कि बाहर निकल के आप खामोश बैठ जाएं, ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान जब फास्ट बॉलिंग करते थे, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर थे, तेज तरीन बॉलर थे। अगर आप उनको ये कहते कि आपने कल वाले मैच में अब्दुल कादिर की तरह स्पिन बॉलिंग करनी है, तेज बॉल नहीं फेंकनी, तो वो क्या इस बात को मानते? तो फिर टेम्परेचर नीचे कैसे आएगा सर? टेम्परेचर तो ऊपर जाएगा सर फिर उनके बाहर आने के बाद। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ जो सियासी तौर पे बगैर रोजगार लोग हैं, तो अभी तक मैच्योरिटी के लेवल पर नहीं पहुंचे, वो ऐसी बात कर सकते हैं। एक सियासी जमात जब एक जलसा करती है, ऑटोमेटिकली बहुत सा प्रेशर रिलीज हो जाता है। आप वहां स्पीच करते हैं, लोग अपना ख्यालात का इजहार करते हैं, अवाम का गुस्सा भी एक नेचुरल तरीके से निकलता है, और उसके बाद लोग पुरअमन तौर पे घर चले जाते हैं। हो जाता है पुरअमन तौर पे घर चले जाना और अपने जज्बात का इजहार करना, एक पुरअमन तौर पे वहां अपने स्पीचेस करना, उससे बहुत सी फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होती है, बजाय इसके कि आप लोगों को दबाई रखें। एक वक्त आता है कि फिर कौम खुद निकल आती है। उस वक्त से डरे, और सियासी आजादी दें और असीरान को रिहा करें। ठीक है, अब आ जाए जरा आखिर में सर अली मोहम्मद खान साहब उस बात पर कि जो एक व्हाइट पेपर जारी किया था तारड़ साहब ने, वो कहते हैं 152 अरब रुपए की करप्शन हुई है और फंड सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इसका एहतसाब होना चाहिए। मैं टिट फॉर टैट नहीं कहूंगा, मैं इसको वेलकम करता हूं और मैं कहता हूं कि बिल्कुल
हमारा भी व्हाइट पेपर आपने इशू किया है, आप बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और मैं ये भी दावत दूंगा कि जो मरकजी हुकूमत है उसके पहले 16 महीने और अभी के 10 महीने, और उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत और सिंध में जो लोग बैठे हैं, साई सरकार जो बैठी है पिछले 15 साल से, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। अगर ऑडिट होगा असदुल्ला खान, इसमें आपका फायदा है। मैं कहता हूं कि अता तारड़ साहब ने जो ये बात की है, इस मौके को जाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अली अमीन गंडापुर का नहीं, ऑडिट होना चाहिए मरियम नवाज का भी पिछले 10 महीने का, ऑडिट होना चाहिए मुराद अली शाह का भी पिछले जितने टर्म गुजारे हैं, शहबाज शरीफ का 2 टर्म का, सबका ऑडिट होना चाहिए। और कंपेयर करें, बहुत माजी में ना जाएं, कम से कम पिछले साल 2 साल 3 साल तक ही चले जाएं और देख लें कि क्या हुआ है। और इस एक बात का और का भी ऑडिट होना चाहिए, इस पे कभी गौर कीजिएगा, इस पे कभी प्रोग्राम करेंगे। और वो ये है कि जब 9 अप्रैल की रात इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, हमारा 6 का जीडीपी था, कोरोना के दौरान हम 3 की जीडीपी पे थे, हमारा प्रोग्रेशन 6 से प्लस की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही थी, फैक्ट्रियां खुल रही थी, फैसलाबाद में 50,000 पावर लूम जो है वो स्टार्ट हो चुके थे, बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही थी, कार कंपनीज आ रही थी, आपका इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे थे, आपका सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम आ रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपके डील हो रही थी, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर हो रहा था, सेंट्रल एशिया खुल रहा था, यहाँ से आपका चीनी का, गुड़ का, कपड़े का, कॉटन का, हर चीज का आपकी सप्लाई सेंट्रल एशिया तक जानी थी, एक बूम आ रहा था। इस पे भी एक हम आपको एक व्हाइट पेपर निकाल के आप ये कह रहे हैं कितना प्रोग्रेसिव नुकसान हुआ है अरबों में। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि क्या एक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोई पैसे, आप ये कह रहे हैं कि कोई पैसे, कोई 1 रुपया भी सियासी सरगर्मियों पर, एहतजाजों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अगर नहीं लगा? सर मैं तो ये नहीं कह रहा, हो सकता है कुछ ना कुछ, कोई गाड़ी आई हो, कोई चीज आई हो, सिक्योरिटी के लिए आई हो, कोई एम्बुलेंस आया हो, लेकिन ये कहना कि जनाब पता नहीं इतने 100 अरब लग गए हैं। मैं तो कहता हूं कि इस मौके को हम जाया ना करें और उनको वेलकम करें कि आए और एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं। हमारी तरफ से भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठ जाते हैं, इनके भी आ जाएं और सारे अपना अपना जो है कच्चा चिट्ठा सामने रख दें, ताकि कौम को एक बार पता लग ही जाए कि इस मुल्क में ईमानदारी की सियासत कौन कर रहा है और मुल्क को चूना कौन लगा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, पीटीआई के एमएन हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ज़रा एक तो मुज़ाकरात का मामला है, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हैं वो रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं। वो डिमांड्स जो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से कर रही है, वो डिमांड्स अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं और दर्जा हरारत दोनों पार्टियों के दरमियान बढ़ रहा है। इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। डॉक्टर शिज़ा अमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन की रहनुमा है, और शैला रजा साहबा हमें ज्वाइन करी हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। ये हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस पर हम पहले भी बात कर रहे थे, इस पर आप आगे चल के मजीद बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा एक मुज़ाकरात और चल रहे हैं और वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रहे हैं। अभी हमने देखा जब गढ़ी खुदाबश में बिलावल भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक जुमला कसा। उन्होंने कहा कि हम ना फॉर्म 47 वाले हैं, ना हम सिलेक्टेड हैं। सुनिए जरा बिलावल साहब ने क्या कहा है। पार्टी को पाकिस्तान के अवाम ने एक जिम्मेदारी दिया है। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं, ना फॉर्म 47 वाले हैं। डॉक्टर शिज़ा, मैं आपसे शुरू करता हूं। इस जुमले का क्या मतलब है कि हम ना फॉर्म 47 वाले हैं, ना हम सिलेक्टेड हैं? हम वो कहते हैं हम वाहिद जमात हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो आपके ख्याल में? देखिए, अपना एक सियासत के तौर पे जो भी सियासी लीडर्स होते हैं, उन्होंने अपने तौर पे अपना जो उनका ऑडियंस होता है उसके लिए कोई ना कोई बात करनी होती है या कोई ना कोई तरीका उन्होंने करना होता है। ये एक बात जो बनी हुई है फॉर्म 47 या ये वो, हमारे यहाँ जितने भी इलेक्शन होते रहे, मसलन 2018 का जो इलेक्शन था, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन रिग्ड शुदा इलेक्शन था, जिसमें कि आरटीएस बिठाया गया
और एक सिलेक्टेड को ला के हुकूमत दे दी गई और उनको ला के तो बिठा दिया गया। उसके बाद वो खुद कहते रहे इमरान खान कि मेरे नंबर्स गेम कौन पूरी करते हैं, वो खुद कहते रहे कि मेरे तो जितने भी बिल्स होते हैं वो कौन पास कराता है, ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें। तो वो दुनिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये हो चुका है कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो जो भी जिसको इक़्तिदार नहीं मिलता वो कहना शुरू कर देता है कि जी ये रिग्ड इलेक्शन थे और ये और वो। तो मेरे ख्याल में अपने ऑडियंस को उस वक्त करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है कि जो भी ये फॉर्म 47 वाले या ये वो, मैं समझती हूँ कि जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें कुछ थोड़ी बहुत शायद होती होगी गड़बड़, लेकिन आपकी बात से मुझे लग रहा है कि बिलावल साहब की बात का बुरा नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि आप समझ रहे हैं कि बस उन्होंने ऐसे ही बस एक छेड़छाड़ से की है या अपने ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, मगर इस जुमले से अपनी ऑडियंस को भी क्यों सेटिस्फाई करना पड़ेगा? उन्हें क्यों कहना पड़ेगा कि भाई जिसके हम इत्तेहादी हैं वो तो सिलेक्टेड है? देखें, ये तो वही बता सकते हैं। पता नहीं उन्होंने ये बात तो नहीं कही कि जिसके हम इत्तेहादी हैं वही सिलेक्टेड हैं, ये तो उन्होंने एक जनरल बात की है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि देखिए, आप कह रहे नाराज होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक कोalition गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है। हमने जिस वक्त ये इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ने पहले पीटीआई को ऑफर की कि आप आए और गवर्नमेंट बनाएं। पीटीआई ने उस चीज से इनकार कर दिया। नून लीग वालों ने, हमने पीएमएलएन ने ये बोझ एक तरीके से, क्योंकि उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे था और बहुत सख्त फैसले करने पड़े, बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े जिनकी कि हमें एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ी। ये लेकिन मुल्क की खातिर और कौम की खातिर, अवाम की खातिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया कि वो ये मुश्किल फैसले हम करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान और हमारा मुल्क है और उसके लिए हमने करना है जो भी करना है। तो पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ कोalition गवर्नमेंट बनाई है। वो हमारे जितने भी फैसले होते हैं, जितनी भी हम चीजें करते हैं उसमें हमारे साथ होते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अगर पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी तो फिर ये गवर्नमेंट हम नहीं चला सकते। सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उनके साथ ही कोalition गवर्नमेंट चल रही है, हम उनकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए मैं अगर एक कमेंट, जी ठीक है, आप मैं एक कमेंट अगर शैला साहबा से ले लूं, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूं। शैला साहबा, ये क्यों कहा है आपने? आप तो इत्तेहादी हैं, आपकी वजह से पीएमएलएन की हुकूमत कायम है। क्यों बिलावल साहब ये कहते हैं कि जी ये सिलेक्टेड हैं और हम ना सिलेक्टेड हैं और हम ना फॉर्म 47 वाले हैं? किसे वो ताने दे रहे हैं? ये जा रही है तो वो नून लीग को या किसी को जा रही है जी जी जी, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद ये नैरेटिव बना है, जैसे कि 2018 के इलेक्शन के बाद ये नैरेटिव बना था कि ये सिलेक्टेड हैं और इस दफा पीएमएलएन को ये अपने तौर पर और कराची की नशिस्तों पर जीतने वालों को ये कहते हैं पीटीआई वाले कि आप जो हैं वो फॉर्म 47 वाले हैं। तो ये इनको कहा गया है कि भाई हम नहीं है। तो ये बात के कौन क्या है, ये अगर उनको कहनी नहीं चाहिए पीटीआई वालों को, क्योंकि अब उनको ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने हर एक को तस्लीम किया है, चाहे वो असेंबली के अंदर हो चाहे असेंबली के बाहर हो। वो तमाम स्टैंडिंग कमेटीज में, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के जो इलेक्शन थे असेंबली में, उन्होंने उसको कंटेस्ट किया है, हर काम में वो शरीक हैं। लेकिन चूंकि उनकी एक आदत है कि एक बयानिया सा बनाते हैं और फिर उस झूठ को बोलते रहते हैं, तो पूरी स्पीच में उन पर बात हुई है। अभी तक शैला साहबा मैं तो अभी पीटीआई वाले मामले पर आया ही नहीं हूं ना। मैं तो उस बयान की बात कर रहा हूं जिसमें हमें अपेरेंटली बाजार ये लगता है कि वो पीएमएलएन को टारगेट कर रहे हैं। आप अगर नहीं आए हैं तो मैं जरूरी तो नहीं है कि उस बयान को आपके हिसाब से मोड़ दूं। जो कही गई है बात उसको उसी पैराए में ले रही हूं कि क्योंकि मुल्क में हारने वाले एक बयानिया बना रहे हैं और उस बयानियों को निगेट वो खुद ही कर रहे हैं असेंबली में आके, तो उनको ही जवाब दिया गया है। अच्छा, उन्हें जवाब दिया गया। डॉक्टर साहब, आप पता चल गया आपको? ये आपको जवाब दिया गया बिलावल साहब की तरफ से कि हम ना सिलेक्टेड हैं और ना फॉर्म 47 वाले हैं? नून लीग को बिल्कुल नहीं कहा गया है। जी जी ठीक है, नून लीग को नहीं कहा गया जी। तो ये नून वाले क्यों खुश हो रहे हैं डॉक्टर साहब के ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, पीटीआई वाले क्यों खुश हो रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लड़ाई होगी तो उसमें से हमारे लिए कोई रास्ता निकलेगा?
मतलब हमें उनमें से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अगर दो चोरों की लड़ाई हो जाती है उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। हुकूमत में है ना दोनों, होते रहे। देखिए बात क्यों चीज़, दे आर पार्टनर इन क्राइम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। 1980 से इस पाकिस्तान को तबाह करने में इन दो पार्टियों का हाथ है, उससे पहले भी है। इस मुल्क की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को तबाह करने का अगर किसी एक के ऊपर बात बनती है तो वो पीपल्स पार्टी है। उसके बाद अगर इस मुल्क को तबाह करने में 1985, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आतिफ मियां कह रहे हैं, वो कहते हैं कि 1985 में पाकिस्तान जहां था, अगर वो पाकिस्तान एक नॉर्मल तरीके से प्रोग्रेस करता, एक नॉर्मल तरीके से प्रोग्रेस करता, ठीक है, तो पाकिस्तान आज, पाकिस्तान का जो पर कैपिटा इनकम होता है वो $2700 होता, एज अपोज टू 1500 या 1600 जो है। वो कहते हैं अगर ये जैसे हमारे रीजन के लोग जिस तरीके से तरक्की की है, जिस पेस पे तरक्की की है, और ये उन्होंने फिगर्स 2018 तक की ली है, उससे आगे की नहीं ली 18, और अगर कहते हैं अगर उस पेस पे ये तरक्की करता है, जिस पेस पे उस रीजन के बाकी सब लोग जिसमें इंडिया, बांग्लादेश सारे उन करके एवरेज करके कर लिया, तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट $3700। आपको पता है दूसरी तरफ आज जो नवाज शरीफ साहब नाराज हैं सिस्टम से, ये आप शिकवे करते हैं, उनका शिकवा क्या है? उनका शिकवा यह है कि मैंने पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत की है, वो ये कहते हैं कि जी मुझे इसका सिला नहीं मिला, मुझे पाकिस्तानी कौम ने मेरे साथ गद्दारी, बेवफाई की, मुझे वोट नहीं दिए। नहीं, उनको वोट इसलिए नहीं दिए कि उनका कोई नजरिया नहीं है। वो देखें, अवाम बेवकूफ नहीं है, उनका नजरिया नहीं है। जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट की बेइज्जती की है। अभी शेजा साहबा बात कर रही थी कि 2018 में ये हुआ था। मैं इनके लिए बता देता हूं कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ, जो इलेक्शन हुआ, आरटीएस वगैरह बैठा 2013 में, सॉरी 2013 में, 2013 में 711 केसेस के वो फाइल हुए थे, पिटीशंस फाइल हुई थी कि इन सारी जगहों पे धांधली हुई है। 711। 2024 में इस दफा 616 है, और 2018 में इन सबसे कम थे, 500 में थे। तो किसमें सबसे ज्यादा धांधली हुई है? 13 में। ऑफ कोर्स करना चाहती हूँ तो ये तो चले, और 13 में ये लोग आए, 13 में इनको लेकर कौन है? लेकिन 13 अभी भी आपके आर्गुमेंट में एक कमजोर चीज है, वो ये है कि आपने 14 में एक जुडिशियल कमीशन को डिमांड किया, जुडिशियल कमीशन बना, 4 केसेस, जुडिशियल कमीशन ने ये कहा कि धांधली, मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, बेज़ाब्तियां हुई। नहीं, आपने एक्सेप्ट किया था उसको? मैं बताता हूं, नहीं, हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट हमने उसको कहा था ठीक है। उन्होंने 4 हल्के खोले थे, चारों हल्कों में एक ही चीज थी। देखिए, मुनज़्ज़म धांधली जब आप कहते हैं, मुनज़्ज़म धांधली के मतलब ये हो जाते हैं कि अगर हम सारे एक ही तरीके के, वो जिसे कहते हैं ना कि जो सीरियल किलर होता है ना, वो एक ही किस्म के वो अपने वो काम करता है। उसमें सब में क्या था? जो हारने वाला था और जो जीतने वाले था। जो हारने वाले के जो रिजेक्टेड वोट्स थे वो जीतने वाले के और हारने वाले के मार्जिन से ज्यादा थे। सो इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे रिजेक्टेड वोट 10,000 हैं, आप मुझसे 3,000 के मार्जिन से जीते हो, ठीक है। और वही चीज इस दफा फिर रिपीट हुई है। डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? ज्यादातर हलकों में वही चीज रिपीट हुई है, और खासतौर पे जहां पे रीकाउंट हो रहा है वहां पे यही हो रहा है। आप देखिए, होता क्या है, इट इज वेरी इजी कि मैं दूसरा ठप्पा लगा के वोट रिजेक्ट कर दूं। पहली बार फॉर्म 45 के तहत अगर कोई 500 या 700 वोट रिजेक्ट हुए हैं, डू यू अंडरस्टैंड, रीकाउंट में 10,000 वोट, 20,000 वोट। वो हाँ, ये पैटर्न हमने इस इलेक्शन में तो देखा है। लेकिन मैं शैला रज़ा मुसलसल हंस रही हैं आपकी बात में, मुझे नहीं पता क्यों हंस रही हैं, लेकिन मैं डॉक्टर शेजा के पास पहले चला जाऊं। डॉक्टर साहब, वो फिगर्स अभी आप जब बात कर रहे थे पहले, तो डॉक्टर साहब मुसलसल मोबाइल से निकाल के कुछ फिगर्स पेपर पर लिखे जा रहे थे। वो कहते हैं कि जी 2013 में तो सबसे ज्यादा इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में एप्लीकेशंस रिपोर्ट हुई और धांधली, 2013 के इलेक्शन तो सबसे ज्यादा रेट थे। आप आज की बात कर रहे हैं। देखिए,
जो ये कह रहे हैं ना कि जो रिजेक्टेड वोट्स की तादाद, मेरा अपना हल्का ननकाना साहब 2018 में 2000 वोट से मौसूफ जीत रहे थे इनके, और 11,000 वोट जो है वो कैंसिल हुए हुए थे। और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये तो मैं पर्सनल मिसाल दे रही हूँ। बेहद इस तरीके की सारी मिसालें थी इस वक्त, बहुत सारे हलकों में ऐसा हुआ। इनका अपना हालात ये थे कि पहले इनके लीडर ने, सो कॉल्ड लीडर जो था, उन्होंने कहा कि 35 पंक्चर, बाद में उन्होंने कहा कि ये तो एक सियासी बयान है। उसके बाद उन्होंने 4 हलकों की रट लगा छोड़ी। 4 हलके जब खुले, उनके दोबारा इलेक्शन हुए, उससे भी ज्यादा वोट मिल गए नून लीग के लोगों को जितने पहले मिले थे। तो ये खामोश होके बैठ गए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने आतिफ मियां को कहा है कि जी आतिफ मियां, ये कहते हैं आतिफ मियां कब से फाइनल अथॉरिटी बन गए हैं? आतिफ मियां को तो आप लोगों ने खुद अपॉइंट करके उसके बाद खुद ही छोड़ दिया था। तो वाई इज आतिफ मियां सच ए फाइनल अथॉरिटी कि उनकी बात जो है वो हम सब ने मान लेनी है? हकीकत को देखें कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। लेट्स लुक एट दैट कि जब आपके पास 3.5 साल की हुकूमत आई थी तो उसके बाद पाकिस्तान तबाही के दहाने पे चला गया था। उसके बाद आप पंजाब को देख रहे हैं कि पंजाब में उस वक्त किस कदर करप्शन थी, किस कदर बुरे हालात थे, गवर्नेंस जीरो थी। और आज आप देखें कि पंजाब के अंदर कितने इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, कितनी बेहतरी आ रही है हर डिपार्टमेंट में, हर हल्के में बेहतरी आ रही है। और उसका आप मुकाबला केपी के साथ करें कि आज भी केपी, जहां पे आपके अब 15 साल होने को आए हैं हुकूमत के, वहां पे आज तक कोई बड़ा मंसूबा दिखा दें जो लगा हो, आज तक वहां पे गवर्नेंस दिखा दें जो हुई हो। आज केपी में गवर्नेंस के क्या हालात है? और आपके चीफ मिनिस्टर इसकी बजाय कि गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें और अपने जो उनकी एज अ सिविल चीफ इन दैट प्रोविंस, वो इस चीज की तरफ तो क्या वजह है आपके ख्याल में सर के हालात को कंट्रोल करने? डॉक्टर साहबा, आपके ख्याल में फिर क्या वजह है कि मुसलसल तीसरी मरतबा, पहली दफा ऐसा हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा ने कभी कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं की, यहाँ पर लोग जो हैं वो पहले से बढ़कर अगली मरतबा और उससे बढ़कर अगली मरतबा वोट पीटीआई को क्यों दे रहे हैं केपी में लोग? और आज, और साथ ही आप ये भी देखें प्लीज कि उनके अपने जो वज़रा हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं पिछले दिनों में। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी ज्यादा करप्शन हो रही है कि हम और यहाँ पे वजीर नहीं रह सकते, उन्होंने खुद। इसलिए ये जो इनका चोर वाला जो है ना बयानिया, ये बहुत पहले चला था, बिका भी था, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अब बहुत बुरे तरीके से पिट चुका है कि जी ये चोर थे, इन्होंने इस साल में ये किया वो किया। जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, उन्होंने अपने अपने प्रोविंसेस में आप देखें, यानी कि जहां पे उनकी गवर्नमेंट थी वहां पे आप देखें कि जब भी उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अवाम के लिए काम किया, अवाम की बेहतरी के लिए काम किए, प्रोजेक्ट्स दिए हैं। और कंपेयर केपी को करें और कंपेयर आप वफाक की इनकी हुकूमत के साथ भी वफाक की हुकूमत को करें। पाकिस्तान को चलिए बिल्कुल ठीक है, जिक्र कर रहे थे अर्लियर के 152 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया है तारड़ साहब ने, इसका जवाब भी डॉक्टर साहब से लेते हैं, मगर मैं शैला साहबा के पास जाऊंगा, पहले एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शैला साहबा, पाकिस्तान में पिछले 3 इलेक्शन को देखें, एक आरओ का इलेक्शन, दूसरा आरटीएस का इलेक्शन, तीसरा फॉर्म 47 का इलेक्शन, यही नैरेटिव सियासी जमातों का रहा है। आपने 3 मरतबा सिंध में हुकूमत भी बना ली, समाओ आपने मैनेज किया कि आपने अपने वहां से वोट हासिल किए, अपनी हुकूमत बनाई। तो आप कैसे अभी क्यों डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब की बात पे मुसलसल हंसे चले जा रही हैं? ये हकीकतें तो है ना पाकिस्तान की इलेक्शन इंतखाबी तारीख की। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बेहतर 70 के इलेक्शन हुए थे और उसके बाद जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन कराए तो उसको बहाना बना के मार्शल लॉ लगाया गया, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज में एक फैसले पे पहुंच चुकी थी। अब जो बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब मार्शल लॉ 70 के इलेक्शन का ही बता दें, कौन जीता था वैसे 70 के साफ शफाफ इंतखाबात में? जी मैं बता दूंगी, और मैं ये भी बता दूंगी कौन जीता था उस वक्त जो है वो कौन गवर्नमेंट में था और कौन पॉलिटिकल पार्टीज थी और किस गवर्नमेंट का क्या काम था। अगर आपने हिस्ट्री पे जाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं दूसरी बात आपसे ये करना चाहती हूँ कि देखिए, हुमायूं मोहम्मद साहब जो है वो एक डॉक्टर आदमी, और माशाल्लाह से लैब में उनका वक्त गुजरा होगा, ये साबित करते हुए गुजरा होगा कि मुख्तलिफ मराइल से गुजर के जो रिजल्ट आता है, आप किसी को चोर या डाकू जब गर्दानते हैं तो उसका आपके पास रीजन क्या होता है? अदालतें
आपका उसको पकड़ना, उस पर तशद्दुद करना, उसको ज्यादा से ज्यादा अरसे मुक़य्यद रखना। अभी तो आपके लीडर को सिर्फ साल भर हुआ है, मेरे लीडर्स ने जो है अगर टोटल देखा जाए तो 14 साल बगैर किसी सजा के जेल काटी है। तो आप शैला साहबा, क्या जरदारी साहब के ऊपर बनने वाले मुकदमा सियासी मुकदमा थे? नहीं करें आप, मुझे इस तरह डिस्टर्ब नहीं करें। तो इनके चोर की दलील को मैं कैसे मानूं? तो क्या हो रही है आज का? मैं वही कह रहा हूं ना कि जरदारी साहब पर तो सियासी मुकदमा थे ना जी। जी मैं यही कह रही हूँ, चोरी तो इनके हो रही है। 273 अरब रुपए के मसाइल आए आज के अखबार में, बड़ी बड़ी एडिंग है कि इतना खुर्द-बुर्द हो रहा है, कहाँ जा रहा है। शैला साहब ये फिर बताएं ना, 90 की दहाई में और आज की दहाई में क्या फर्क है कि जरदारी साहब के इंतखाब के जो मुकदमात थे वो तो सियासी थे, आज इमरान खान के मुकदमात सियासी नौयत के मुकदमात नहीं हैं। मैं इनकी बातों का जवाब दे दूं ना। पहले आपके तो जवाब आते जा रहे हैं, मेरे सवाल के जवाब में आपके सवाल आते जा रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये बहुत अच्छी हुकूमत है भाई, तीसरी दफा आ गई। तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को किससे शिकायत है? इनसे। सिंध में तो वो कभी नहीं जीते, पंजाब में उनकी क्या सीट्स होती हैं, तो इनका इलेक्शन भी लोगों को नजर आ रहा है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपके जो ये एक कोशिश है कि आप किसी को चोर कहें, डाकू कहें, वो सिंध में नहीं बिका आपका, सिंध में कभी भी नहीं बिका। और ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आप 1985 रोते हैं, तो वो जनरल जिया अफगान वॉर में डॉलर ले रहा था, उससे हमें थोड़ी सी कुछ नजर आई थी। थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री को सही करें और उसको पढ़ें कि ये क्यों उस वक्त इतना पैसा था। जनरल जिया डॉलरों में पैसे ले रहा था अफगान वॉर के खिलाफ, पता नहीं क्या कहां से उठा के ले आते हैं फलाना चोर। उस दिन मेरे साथ बैठ के कह रहे हैं इनको स्टंट का नहीं पता, उनको स्टंटिंग का नहीं पता, उनको कोई आप ही को सारा पता है। तो केपी में इतने बुरे हालात क्यों है हॉस्पिटल के? केपी में पेशावर के अंदर रोजाना 22 बच्चे मरने की खबर है। चलिए केपी का जवाब पहले ले लें डॉक्टर साहब से। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो कल सिविल एक अता तारड़ साहब की तरफ से भी आया 152 अरब रुपए की। जी ठीक है शैला साहब, मैं वापस आता हूँ। 152 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम लगाए, व्हाइट पेपर जारी किया उन्होंने, और वो कहते हैं सियासी सरगर्मियों के लिए आपने फंड्स इस्तेमाल किए हैं। और हमने देखा कि अभी चीफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर वो एक एहतजाज तो हुए हैं ना इस्लामाबाद की तरफ। देखिए मेरे ख्याल में अता तारड़ साहब शायद गलती से वो फेडरल वाला उठा के उन्होंने दिखा दिया होगा, उनको समझ नहीं आई होगी। एक तो वैसे भी क्या कहते हैं, नालायक बहुत हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। लेकिन मैं 2-3 बातें कर देता हूँ। 2008 के इलेक्शन की बात करता हूँ। 2008 के इलेक्शन में अगर हम 3 सूबों को देखें, लेट्स से हम ये केपी को देखते, सिंध को देखते, पंजाब को देखते। सिंध की पॉपुलेशन केपी से तकरीबन 20% के करीब ज़्यादा है। आपको पता है सिंध में टोटल 819 कंप्लेंट्स आई थी सिंध में कि ये धान नहीं है। पंजाब में 980, पंजाब में जस्ट अलाउ मी पंजाब में 980। अब पंजाब की पॉपुलेशन और सिंध की पॉपुलेशन देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी वो रेशियो कितना ज्यादा है सिंध में। केपी में 249। अभी इन्होंने बात की, दूसरी बात की, एक मिनट है जनाब, जस्ट अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी, ठीक है। अभी उन्होंने दूसरी बात की कि मौलाना फजलुर रहमान टोटल 2 केसेस केपी में उन्होंने अपने रजिस्टर किए अगेंस्ट दी सीट्स, बाकी 6 कंप्लेन उनकी है वो बलूचिस्तान में है जी। उनके केपी में सिर्फ 2 हैं। केपी में टोटल जितने भी हुए मेरे ख्याल में 8 या 10 तो अच्छा, सबसे ज्यादा जो केपी में जिन लोगों ने फाइल किए कंप्लेंट्स वो पीटीआई वाले हैं। उन्होंने कहा हमारी सीटें वो गई हैं। आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आया करें, आपको पता चले क्या है। एक और बात, बल्कि आलम खान साहब की जो सीट मिली है उस पर भी पीटीआई एग्जैक्टली। अब मैं बात कर लेता हूं। शहजा मनसाब साहब ने बातें की, उन्होंने कहा है कि वो ये नंबर 1 नहीं, वो देखिए उनकी इस बात का जवाब 3.5 साल एक मिनट है, 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है। पहले साल के पहला उसमें जो उन्होंने किया 6 महीने बाद आया, उसमें डिप खाया, बिल्कुल खाया। हमने अपनी पॉलिसीज पूरी चेंज की। उसके बाद अगले बाद एक के बाद करके 3.4 किया, उसके बाद 5.97 किया, उसके बाद 6.2 किया। ये लोग आज भी नेगेटिव में हैं। आपको पता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री आज भी नेगेटिव में जा रही है। 3 साल इनको होने को आ रहे हैं। ये जो कहते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 3 कंपनीज का फायदा हुआ है।
एक बैंक का फायदा का मतलब यह है कि अवाम रुल गई जी, पैसा बैंक में प्रॉफिट जा रहा है, और वो किस वजह से? इन लोगों ने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट डाल दिया, बैंक को फायदा दे दिया। अच्छा, दूसरा जो है वो आपका आ जाता है ये ऑयल एंड गैस, पैसे बढ़ा दिए, कीमतें बढ़ा दी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो गई, $60 पे आ गई, हमारे टाइम पे $110 पर। डॉक्टर शहजाद साहबा, ये बताइए मुज़ाकरात में से क्या निकलने वाला है? अभी अली मोहम्मद खान साहब थे हमारे साथ, वो कहते हैं ये 9 दिन का टाइम अब नहीं चलेगा जो आपने पहले 10 दिन का टाइम ले लिया था, अब आपको 9-9 घंटे में अगली मीटिंग्स करके 3-4-5 दिन के अंदर आपको इसका नतीजा निकालना पड़ेगा। मुज़ाकरात में से कुछ निकलने की तवक्को क्या इस बुनियाद पर हो सकती है कि 2-4 दिन के अंदर इसका कोई नतीजा आ जाए? ये समझते हुए कि मुल्क में अगर सियासी इस्तेकाम हो तो ही दूसरे इस्तेकाम माशी और ओवरऑल एक इस्तेकाम बेहतर होता है, तो हमने इनकी जो फाइनली आके इन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करते हैं, तो हमने इनकी बात मान ली। लेकिन ये गैर मशरूत अगर करना चाहते हैं मुज़ाकरात, तो यही हो सकता है टेबल पे बैठ के गैर मशरूत कोई, और गैर मशरूत का मतलब कि ना तो कोई कंडीशंस ये होंगी कि फौरी तौर पे हमारी ये बातें मानी जाए, इन लोगों को छोड़ दिया जाए या एनआरओ दे दिया जाए, और ना ही कोई टाइम लिमिट हम बातचीत के ऊपर रख सकते हैं। जब देखें 26वीं तरमीम हुई थी, हमने करनी थी, हमारा उस वक्त जो हुकूमती जमातें थी उनका मुख्तलिफ था एक ये मौकफ कि हमने आईनी कोर्ट्स बनाने हैं, लेकिन फिर मौलाना ने हमारे साथ बातचीत की, उन्होंने बाकी दीगर वहां पर भी तो डॉक्टर साहब आपने टाइम लिमिट रख के मुज़ाकरात किए ना, आप दिन में 3-3 मीटिंग्स कर रहे थे, आपको पता था 25 तारीख से पहले हमने ये तरमीम करनी है, एक टाइम लिमिट आपके सामने थी, और आपने दिन में 3-3 दफा मौलाना के घर रात को 2 बजे भी पहुंच रहे थे बिलावल साहब तरमीम के लिए, तो टाइम लिमिट तो आपने उस वक्त रखी थी ना। अब ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कैसे इसको छोड़ा जा, ओपन एंडेड कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि हमने वहां पे कोई टाइम लिमिट इस तरह से नहीं रखा हुआ था कि इस दिन तक ये हो जाएंगे, तो नहीं, ये तो अब आप अज्यूम कर रहे हैं कि टाइम लिमिट था। अच्छा। हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं था, हमने बातचीत की, जरूर की, और जितनी भी बातचीत ज्यादा हो सके, जितना भी हर चीज के ऊपर डिस्कशन हो सके वो करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर ये लोग कहते हैं कि हम ज्यादा मीटिंग्स करें तो ज्यादा कर लें, अगर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा बातचीत करना चाहते हैं तो ज्यादा बातचीत करें, लेकिन ये शर्तें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मशरूत बातचीत नहीं हो सकती। जी शैलजा साहब, अब कहिए, डॉक्टर हुमायूं कह रहे हैं कि ये वडेरा माइंडसेट की वो बात कर रहे हैं, भुट्टो साहब के दौर की बातें वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी आपका ये तर्ज सियासत है। जब किसी को किसी की जबान की समझ ना हो तो उसको नहीं उसको यूटिलाइज करना चाहिए। वडेरे का मतलब होता है घर का बड़ा, दिस इज नॉट द माइंडसेट। जागीरदाराना निजाम, सरमायादाराना निजाम, ये भी एक माइंडसेट थे। तो ये वडेरा जो होता है इसका बहुत गलत बात है। ये होता है कि अगर फर्ज करें कि मेरे घर का बड़ा भाई मेरे खानदान के फैसले करता है तो वो घर का बड़ा वडेरा हुआ, या मेरे वालिद साहब करते हैं, तो पहले तो जरा जबान को सही कर दूं मैं इनकी। दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर याह्या जो था, जब उसने अपने चार्ज को दिया तो वो किसको देता? उसने उस वक्त मार्शल ही था, तो उसने अपना चार्ज हैंडओवर किया और उसी तरह कंटिन्यूएशन हुई। तो पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं, कहाँ इन्होंने तारीख पढ़ी है, कहाँ वक्त गुजारा है। दूसरा मैं इनको ये बता दूं, इनको ये समझना चाहिए कि सिर्फ इनके जो इलेक्शन थे उसमें 3 केसेस में इनको बताती हूँ 2018 के। एक फहमीदा मिर्जा बदीन से लड़ी और रीकाउंटिंग में गए। जब रीकाउंटिंग में हमारे कैंडिडेट के नंबर ज्यादा होने लगे, उसको लपेटा और बंद कर दिया गया। सिमिलरली अब्दुल हकीम बलोच वाले में यही हुआ। थर्ड जो है फैसल सोलह हयात में 500 वोट ज्यादा निकल आए और उसके बाद और भी चीजें बाकी थी, बंद कर दिया गया। ये हमें बता रहे हैं कि हम माशाल्लाह जहनियत वाले हैं, जो कि खुद जिनकी आज तक इन्होंने तरदीद नहीं की। मुशर्रफ की जिंदगी में, मुशर्रफ के बाद जिसने अपनी किताब में लिख दिया कि हम इनको 36 सीटें देना चाहते थे, ये हमसे 100 मांग रहे थे। फिर उन्होंने ये भी अपने तौर पे लिखते हैं कि मैं अपने तौर पे बताते हैं पीटीआई के लीडर के पहले इत्तेशाम जमीर, और फिर थर्ड ऑप्शन के तौर पे इन्हें जनरल जहीरुल इस्लाम ने भरे मजमे में कह दिया कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। ये इतनी डिक्टेटराना जहनियत के मालिक हैं
कि इन्होंने ये कहा कि अगर मुझे हटाना था तो पाकिस्तान पे बॉम्ब गिरा देना था। और वो भुट्टो जिसको ये कह रहे हैं कि वो जहनियत थी, उसको मालूम था कि आइन फाड़ के उस पे काम हो रहा है, वो माय लॉर्ड कहता हुआ फांसी पे चढ़ गया। और इन्होंने हमले कर, बिल्कुल सही है। इसका शार्प कमेंट मैं ले लूं आखिर में। जी ठीक है, चलिए 3-4 चीजें आपने शैला साहबा कह दी हैं। उस पे एहसान है भुट्टो खानदान का। मैं अगर ये थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, बस वो मिनट ही एक रह गया हमारे पास, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, थोड़ी देर खामोश हो जाएं। शैला जी ठीक है जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 1962 से लेके 1965 तक उनके वो फॉरेन मिनिस्टर थे। 1965 में उनको निकाल दिया गया था, उधर से कैबिनेट से निकाल दिया गया था। 1969 में उन्होंने छोड़ दिया था और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। मार्च 1971 में इलेक्शंस हुए थे और दिसंबर 1971 में सिविल मार्शल लॉ लगा गया था। इससे पहले इलेक्शंस के बाद हुआ था इलेक्शन, और वजह यह थी कि उस इलेक्शन में जो पार्टी जीती थी उस पार्टी को इन लोगों ने उस पार्टी को कर दिया था। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब जब कहते हैं ना कि हम लोग उसकी पैदावार नहीं है, आप ही उसी की पैदावार हो। ये सारे मिलके हर किस्म के आप ही है, ये ही भी नहीं, आप ही उसी के पैदावार हो। सर 18 में तो आप ही पर दस्तखत। और सर जी बात सुने, असल जो मसला जहां से स्टार्ट हुआ, जहां से गाड़ी ने गलत तरफ किया, वो 1971। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर माही मोहम्मद साहब, डॉक्टर शिजा मंसर साहबा बहुत शुक्रिया, शैला रजा साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।